नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। हर प्रकार से लाभदायक है मोटे अनाज। दैनिक जागरण। जनादेश और संदेश जनसत्ता। त्रि-अभिभावक संतान हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। हर प्रकार से लाभदायक है मोटे अनाज। दैनिक जागरण। विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और सिन्हा परिषद में अपर निजी सचिव अनुसंधान है। कथा सम्राट प्रेमचंद की कालजयी कृतियों में छोटे किसानों की दुर्दशा और सामाजिक आर्थिक स्तर पर उनके संघर्ष का बहुत ही मार्मिक वर्णन मिलता है। चूंकि साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, तो ये सभी कथानक कहीं न कहीं भारत की अन्नदाता की दिशा दशा का चित्रण भी करते हैं। अफसोस की बात है कि स्वतंत्रता के बाद भी किसानों की स्थिति में अपेक्षित रूप से सुधार नहीं हो पाया। इसके कई कारण रहे हैं। इनमें प्रमुख रही वे नीतियाँ जिन्होंने संसाधनों का दोहन करने वाली खेती को बढ़ावा देकर बड़े किसानों को लाभ पहुँचाया। भारत में कृषि नीति का स्वरूप बेहद खराब रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से गेहूं और चावल पर जोर दिया गया। यह दृष्टिकोण न केवल भौगोलिक रूप से अनुचित है, बल्कि प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से भी प्रतिकूल है, क्योंकि इसमें भूमि, जल और उर्वरक जैसे संसाधनों का भारी दोहन होता है। गेहूं धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के साथ ही संसाधन संपन्न खरीद प्रक्रिया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण ने बाजार में विकृतियों को जन्म दिया है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में यह प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, जहां किसानों की पहली प्राथमिकता ही गेहूं और धान की खेती होती है, जिसे व्यापक रूप से सरकारी खरीद नीति से प्रोत्साहन मिला है। इससे अन्य फसलों की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है और कृषि विविधीकरण को आघात पहुंचा है। पंजाब और हरियाणा में विशेष रूप से धान की खेती के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव देखने को मिले। इन क्षेत्रों में भूजल स्तर बहुत घटा है, क्योंकि इन फसलों में पानी की बहुत खपत होती है। खेती के इस चलन की एक बड़ी खामी यह भी है कि इससे मुख्य रूप से बड़े किसान लाभान्वित होते हैं। चावल और गेहूं के प्रति नीतिगत झुकाव ने इन फसलों के लिए बिजली, उर्वरक और सिंचाई सब्सिडी की उपलब्धता को सुव्यवस्थित किया है। इसके बावजूद एक सवाल उठता है कि क्या केवल इन दो फसलों पर हद से ज़्यादा ध्यान देने से किसानों का कुछ भला हुआ है? जवाब है नहीं। इस प्रकार की परिपाटी ने केवल खेती का ही अहित नहीं किया है, बल्कि लोगों की खान-पान की आदतों को भी बदला है, जिसके दुष्प्रभाव सेहत पर स्पष्ट रूप से दिखते हैं। गेहूं और चावल के चलते भारतीयों की थाली से ज्वार, बाजरा और अन्य पोषक पदार्थ गायब होते गए। गेहूं और चावल में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने से उनका सेवन कई बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। खास तौर से निष्क्रिय जीवन शैली वाले लोगों के लिए यह तमाम जोखिम बढ़ा रहा है। इसका कारण मोटापा, मधुमेह और दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। नगरीय क्षेत्रों में बिगड़ती जीवन शैली और सांस्कृतिक परिवर्तनों से यह खतरा और बढ़ गया है। अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने इस स्थापित हो चुकी परंपरा को बदलने के प्रयास आरंभ कर दिए। सरकार कृषि विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। कई राज्य भी इसमें केंद्र सरकार के साथ ताल मिलाने के लिए आगे आए हैं। केंद्र सरकार ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आह्वान किया है। इन्हीं प्रयासों के चलते इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रत्येक भारतीय की थाली में मोटे अनाजों की वापसी का विचार भी इस मुहिम के मूल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में मोटे अनाजों को न केवल छोटे किसानों के लिए लाभकारी, बल्कि खाद्य सुरक्षा, जीवन शैली से जुड़ी व्याधियों और जीवन परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबला करने में बेहद उपयोगी बताया। उनका मानना है कि मोटे अनाजों को वैश्विक ब्रांडिंग भारत के 2.5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका को बढ़ावा सहारा देगी। इस प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि 2018 से मोटे अनाज उत्पादक 12 राज्यों में प्रति व्यक्ति मोटे अनाजों का उपभोग 2 से 3 किलो प्रतिमाह से बढ़ाकर 14 किलोग्राम हो गया। मोटे अनाजों से मिलने वाले लाभों की सूची बहुत लंबी है। पोषक तत्वों से भरपूर इन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कई प्रमुख विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। इनका अपेक्षाकृत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स मधुमेह प्रबंधन में भी उपयोगी होता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर को रक्षा कवच भी प्रदान करते हैं। इन्हें पानी की किल्लत वाले शुष्क एवं अर्धशुष्क इलाकों में भी उगाया जा सकता है। पानी के उपयोग की अपनी किफ़ायती प्रकृति के कारण ये पर्यावरण हितैषी भी हैं, जो परिस्थितियों से भली प्रकार अनुकूलित होने की क्षमता रखते हैं। कृषि जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान के अलावा ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ ही कीटों के हमले और बीमारियों से सुरक्षा में भी सहायक हैं। इससे कुछ फसलों पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम से बचाव भी संभव है। स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इनका सही प्रचार किसानों को प्रीमियम दाम दिलाकर उनका आर्थिक कायाकल्प करने में भी सक्षम है। इनपुट के स्तर पर अपेक्षाकृत कम आवश्यकताओं की वजह से ये खेती के तौर तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। अन्य फसलों की तुलना में कीटनाशकों और उर्वरकों की कम जरूरत किसानों पर आर्थिक बोझ घटाएगी तथा इससे पर्यावरण की रक्षा को बल मिलेगा। मोटे अनाज की खेती और उपभोग में नए सिरे से तेजी भारतीय संस्कृति के साथ हमारी कड़ियों को भी जोड़ेगी, क्योंकि ये अनाज सदियों से भारतीय थाली का अभिन्न अंग रहे। कुल मिलाकर भारतीय कृषि नीति में यह नया रुख रवैया खेती किसानी और पोषण के मोर्चे पर नए परिवर्तन की आवश्यकता को मजबूती से रेखांकित करता है। इसलिए अधिक विविधतापूर्ण, टिकाऊ और स्वस्थ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए
आवश्यक है कि मोटे अनाजों को दिए जा रहे प्रोत्साहन की गति एवं उत्साह को निरंतर तेजी मिलती रहे। जनादेश और संदेश जनसत्ता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले नहीं। इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी पहले से ही बननी शुरू हो गई थी। इससे कांग्रेस को स्वाभाविक रूप से पुनर्जीवन मिला है। इसे लेकर वह काफ़ी आशान्वित भी थी। सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से कहीं अधिक सीटें उसे मिली हैं। इस तरह उसके भविष्य को लेकर फिलहाल कोई आशंका नहीं है। इन नतीजों का विश्लेषण कई लोग अगले साल होने वाले आम चुनाव पर पड़ने वाले असर के पैमाने के रूप में कर रहे हैं। मगर लोकतंत्र में हर चुनाव की स्थितियां भिन्न होती हैं और उन्हें परस्पर जोड़कर देखना कई बार धोखादेह साबित हो सकता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कर्नाटक चुनाव परिणाम भाजपा के लिए खतरे की घंटी की तरह आए हैं। उसने चुनाव प्रचार में अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने का हर तरीका आजमाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो पाई। तो उसकी वजहें भी साफ हैं। दरअसल लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना। जब मतदाता का ऐसा रुझान होता है तो राजनीतिक दल चाहे जितनी भी तरीके आजमा ले, जितना भी ताकत झोंक ले, उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती। हिमाचल प्रदेश में भी यही हुआ। दरअसल कर्नाटक में भाजपा सरकार के कामकाज को लेकर लोग खुश नहीं थे। सबसे अधिक नाराजगी भ्रष्टाचार की वजह से थी। 40% कमीशन की सरकार का जुमला उस पर काफ़ी भारी पड़ा। सत्ता पक्ष के कई नेता भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए गए थे। फिर बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी भाजपा के खिलाफ गया। वे कुछ ऐसे दाग ऐसे थे जिन्हें धोना भाजपा के लिए आसान नहीं था। इसलिए उसने विकास का मुद्दा उठाया ही नहीं, जिसका बखान वह दूसरे राज्यों के चुनाव में करती रहती। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास करती रही, जो उसके खिलाफ ही गया। इसके उलट कांग्रेस बुनियादी और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय ही कर्नाटक के लोगों का रुझान पता चल गया था कि फिर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जैसे कद्दावर नेताओं ने संगठित होकर जिस तरह काम किया, उसका प्रभाव पड़ा और कांग्रेस को उसका लाभ मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रभाव भी काम आया। इसके उलट भाजपा में शुरू से ही असंतोष नजर आने लगा था। उसके कई वरिष्ठ नेता चुनाव से समय पार्टी छोड़ गए। हालांकि कुछ लोग इस नतीजों की जातीय समीकरण के आधार पर हल करते देखे जा रहे हैं, मगर जिसमें जद सेपू की फजीयत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकते। दरअसल कांग्रेस को सभी समुदायों का मत मिला। इस तरह स्पष्ट है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने फिर से अपनी पुरानी जमीन वापस पाने में कामयाबी हासिल की। उसे न केवल अल्पसंख्यकों बल्कि अन्य पिछड़ी जातियों और दलित वर्गों का भी समर्थन हासिल हुआ। इस नतीजे के पीछे केंद्र सरकार की नीतियों और कामकाज का असर भी देखा जा सकता है। इसलिए कई लोग उसके आधार पर आगामी आम चुनाव का आकलन कर रहे हैं। मगर कर्नाटक जैसी स्थिति हर राज्य में नहीं हो सकती है और न वैसा मिजाज हर राज्य के मतदाता का हो सकता है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा अब लोगों का अब भी भरोसा बना नजर आया है। इस पर स्पष्ट है कि भाजपा के लिए अब पहले की अति उत्साह का समय नहीं रह गया है। त्रि-अभिभावक संतान हिंदुस्तान। विज्ञान की दुनिया में ऐसा कुछ चल रहा होगा जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती है। ऐसा ही एक चौंकाने वाली सूचना ब्रिटेन से आई है। लगभग 8 साल बाद त्रि-अभिभावक संतान के पैदा होने की घोषणा की गई है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट तकनीक (MRT) के रूप में जानी जाने वाली इस वाली प्रजनन तकनीक को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश ब्रिटेन ही है। वहाँ 2015 में इस तकनीक को मान्यता मिली थी और उसके बाद करीब 5 बच्चों का जन्म अब तक हो चुका है। यूके फर्टिलिटी रेगुलेटर, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी ने इस नए वैज्ञानिक विकास की पुष्टि की है। इस समग्र प्रक्रिया या बच्चों के बारे में चिकित्सकों ने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया है। वैज्ञानिक इस आधुनिक विद्या पर लगातार काम कर रहे हैं। बच्चों को पैदा करने की इस असामान्य प्रक्रिया का ज़्यादा प्रचार हो, यह वैज्ञानिक भी नहीं चाहते हैं। मोटे तौर पर MRT का इस्तेमाल असाध्य बीमारियों की स्थिति में किया जा रहा है। किसी अभिभावक या जनक या जननी में गंभीर कमी की स्थिति में ऐसा तकनीक कारगर हो सकती है। इसमें अमूमन एक पुरुष और 2 महिलाओं का इस्तेमाल होता है। महिलाओं की बढ़ती बांझपन की शिकायत भी यह समाधान है। त्रि-अभिभावक संतान पैदा करने की इस तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की स्थिति में किया गया है। नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार इस रोग की अगली पीढ़ी संतान में शून्य या न्यूनतम करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग हुआ है। दुनिया में इस तकनीक को बहुत आदर से नहीं देखा जाता, पर एक सूचना यह भी बताती है कि इस तकनीक से 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में भी बच्चे पैदा हुए हैं। IVF आधारित प्रजनन विधा की यह अगली कड़ी है। इस सफलता को चमत्कारी रूप में देखा गया, पर इसका प्रयोग अभी भी विवादास्पद बना हुआ है। नियामक एजेंसियां किसी मजबूत वजह की तलाश में हैं ताकि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर मान्यता दी जा सके। हालांकि एक बड़ा खतरा है कि अगर आसान या सहज उपलब्ध बनाया गया तो इसका दुरुपयोग भी खूब हो सकता है। साथ ही इस तकनीक से पैदा हुए बच्चों के अधिकार और उनके 3-3 अभिभावकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर भी समस्या पैदा हो सकती है। अमेरिका में भी इस विधि को मान्यता हासिल नहीं। हालांकि साल 2015 में ही एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने इस विधि से प्रजनन को संभव बनाया था, पर यह काम मैक्सिको की धरती पर किया गया था। विज्ञान के ऐसे
विज्ञान के ऐसे विकास को लेकर उत्साह खूब है तो विवाद भी है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट आनुवंशिकी डेगन वेल्स कहते हैं कि ये रोमांचक खबर है, लेकिन पता नहीं कि ये विधि वास्तव में काम कर रही है या नहीं। सवाल कई हैं और खबर खोजने की ज़रूरत है। दरअसल जब लोगों को ऐसे प्रजनन से लाभ मिलेगा या मानव जाति को वाकई किसी गंभीर रोग से मुक्ति मिलेगी तो ही उसे बहुतायत में स्वीकार किया जाएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि बांझपन के इलाज के सिलसिले में ग्रीस और यूक्रेन में किए गए माइक्रोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर के माध्यम से भी बच्चे पैदा हुए। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में भी इस तकनीक को मंजूर करने वाला दूसरा देश बन गया। बेशक लोगों को इसके व्यापक लाभ का इंतजार है। धन्यवाद।